हेलो स्टूडेंट। तो हम आपके पास लास्ट वीडियो में आपके पास पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की 11th मैथमेटिक्स की बुक से एक्सरसाइज 9.3 जो कि बेस्ड है आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी जीपी शॉर्ट में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं बस गुणोत्तर श्रेणी। तो उसके कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आपके पास आगे मैं क्वेश्चन लेके पास इस वीडियो में आपके पास बताऊँगा आपके पास। ठीक, तो सबसे पहले जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए बस यदि आपके पास दिया हुआ है किसी जीपी में पहले दो पदों का योग है -4 और जो पांचवा पद है वो 4 गुना है किसके, तीसरे पद का। तो हमें क्या निकालना है, जीपी को ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले अगर जीपी ज्ञात करना तो मुझे उसके लिए सर्व अनुपात और प्रथम पद प्राप्त होना चाहिए। ठीक, तो मैंने मान लिया लेट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी आर ए एंड स्मॉल आर। मैंने मान लिया कि जीपी का प्रथम पद ए है और जो सर्वानुपात है वो क्या है, आर। ठीक, तो क्वेश्चन के अनुसार जो आपके पास दिया हुआ देखो, तो आपको मालूम है जो पहले जो आपके पास पहले 3 पद होंगे उसके जो आपके पास पहले आपके पास 2 पद होने वाले हैं वो आपके पास क्या होंगे, प्रथम पद ए। तो उस हिसाब से जो कंडीशन दी हुई कि पहले 2 पदों का योग, तो आपके पास मालूम है देखो फर्स्ट टर्म तो हो गया ए, तो सेकंड टर्म रहा होगा इक्वल टू ए आर। तो कंडीशन के अनुसार दिया हुआ है कि पहले 2 पदों का योग मतलब ए प्लस ए आर इक्वल टू कितना दिया हुआ है, -4। ये मुझे प्राप्त है आपके पास। ठीक है, तो इसकी मदद से मैं आपके पास ए उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो ए उभयनिष्ठ लूँगा तो क्या मिलेगा 1 प्लस आर इक्वल टू -4। तो ये पहला इक्वेशन मुझे मिला। ठीक, तो ये इस प्रकार से मुझे मिला। इसी प्रकार से दूसरी कंडीशन दी है कि जो पांचवा पद है वो 4 गुना है थर्ड टर्म के। आपको मालूम है पांचवा पद हो जाएगा, फिफ्थ टर्म होगा ए आर की पावर 4 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म, थर्ड मतलब ए आर स्क्वायर। तो ये इस प्रकार से मिला, तो यानी ए आर की पावर 4 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ ए आर स्क्वायर। तो आपके पास देखिए ए से कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इक्वल टू मिल रहा है +4। तो मुझे आर स्क्वायर बराबर मिला +4। तो इसके आधार पर हम कैसे थे सीधे आर का मान कितना हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा +-2। तो अगर आर का मान मिल गया है तो इस हिसाब से मैं ए का मान भी निकाल सकता। देखो इफ आर इक्वल टू, क्योंकि आर के 2 मान आपके पास मिल रहे हैं +2 और -2 हिसाब से, देखो इफ आर इक्वल टू +2 तो ए इक्वल टू प्राप्त हो जाएगा। देखो क्योंकि मुझे पहले इक्वेशन में देखो ये था, तो ए इक्वल टू रह जाएगा -4/1 प्लस आर, यानी -4 अब जब वैल्यू रखूँगा 2 तो 2 + 1 मतलब 3। तो ए प्राप्त हो जा रहा है -4/3। तो पहला पद आपके पास मिल गया -4/3। तो दूसरा पद क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर आर, दूसरा पद ये हो जाएगा। तो यानी -4/3 इंटू आर आपने निकाला है इंटू 2, तो कितना हो रहा है -8/3। इसी प्रकार से तीसरा पद ए आर स्क्वायर यानी -4/3 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 को मल्टीप्लाई करने से तो -16/3। तो पहले जो आपके पास जीपी है, पहली जीपी हो जाएगी आपके पास, तो जीपी इज, तो जीपी आपके पास हो जा रहा है सिंपल सा, पहला पद आ रहा है -4/3, दूसरा पद -8/3 -16/3 और ऐसे चलते। तो पहले जीपी आपके पास किस हिसाब से आए, जब आर का मान अपने +2 रखा है तो इस हिसाब से आपके पास ए का मान मैंने निकाला, प्रथम पद आ रहा था -4/3, तो प्रथम पद निकाला, दूसरा पद निकाला, तीसरा। तो ऐसी प्रकार से मैंने आपके पास आगे भी निकाल सकते हैं पद। तो पहली जीपी आ रही है -4/3 -8/3 -16/3, तो ये आगे आपके पास बढ़ती जाएगी। ठीक, अब दूसरा आपके पास आता है, देखिए दूसरा मान इफ आर इक्वल टू -2, अगर आर इक्वल टू -2 रख दिया जाए तो ए इक्वल टू, देखिए क्योंकि इसी में रखें ना, तो आर का मान अगर -2 रखें तो 1 -2 मतलब माइनस है, इस हिसाब से पास इसको लिखेंगे। तो वैल्यू तो यही है, आर इक्वल ए इक्वल टू था -4/1, इसके आधार पर भी निकाल सकता आप। ए इक्वल टू था -4/1 प्लस आर, तो इसके हिसाब से अगर मैं आर का मान -2 रखूँ तो जगह 1 -2 यानी -4/-1 मतलब +4। तो ये आपके पास आ गया पहला पद। इसी प्रकार से पहला पद आपके पास मिल रहा है 4, तो दूसरा पद हो जाएगा ए आर मतलब 4 गुणा -2, क्योंकि आर कितना -2 यानी -2 का आपके पास हो गया -2 ही आया तो कितना हो गया -8। इसी प्रकार से अगला पद हो जाएगा ए आर स्क्वायर यानी 4 इंटू -2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर हो गया आपके पास 4 + 4 और 4 4 16। तो यानी आपके पास इस केस में जीपी हो जाएगी, जीपी इज आपके पास हो रहा है
4 -8 +16 और ऐसे चलते हुए। तो इस प्रकार से जब आपके पास जब आपने आर निकाल लिया तो उसके आधार पर मैंने ए का मान, आर के क्योंकि दो मान मिल रहे हैं +-2, तो इस आधार पर आपके पास जैसे मैंने +2 लिया तो एक जीपी ये हो रही है -4/3 -8/3 -16/3 इसी प्रकार से चलते हुए। और जब आर का मान -2 लिया तो उस टाइम पर ए का मान मिल रहा था +4। जब ए मिल गया माइनस आर मिल गया है तो मैं इजीली अगले पद भी निकाल रहा तो जीपी इस टाइम पर है 4 -8 +16 और ऐसे चलते हुए बस आगे कंटिन्यू। तो हम इस प्रकार से इजीली अगर आपके पास ए और आर प्राप्त हो जाए तो हम इजीली हम कर सकते हैं जीपी को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 18वां और एक ऐसे ही आपके पास एग्जाम्पल भी आपके पास है तो उस एग्जाम्पल को भी आप जरूर करें। तो आपके पास जो एनसीईआरटी बुक में जो एग्जाम्पल सॉल्व हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास एग्जाम्पल हैं, कई बार पेपरों में और कई कंपटीशन में आपके पास वो आते हैं। ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन आपके पास है कि इस अनुक्रम के लिए, ये जो अनुक्रम है इसके एन पदों का योग निकालना है। क्या निकालना है? एन पदों का योग। ठीक है, तो अनुक्रम दे दिया गया और हमें एन पदों का योग निकालना है। तो देखिए एक बार सॉल्यूशन में, तो सम ऑफ एन टर्म हमें ज्ञात करना है, वो है एस एन। तो एस एन इक्वल टू इस केस में हो जाएगा 8 + 88 + 888 + 8888 और ऐसे चलते हुए कितने पद? एन टर्म्स तक मुझे ये ज्ञात करना है। ठीक, तो जो ज्ञात करना है उसमें आपके पास देखिए सारे पदों में आपके पास 8 उभयनिष्ठ, मैंने 8 को उभयनिष्ठ ले लिया। जैसे मैं 8 उभयनिष्ठ लूँगा तो यहाँ बच जाएगा 1 + 11 + 111 प्लस ये इस प्रकार से कहाँ तक? एन टाइम्स, ये इस प्रकार से मिलने वाला है आपके पास। ठीक है, एन पदों तक आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ये एक थोड़ा सरलतम रूप में आए, तो मैंने क्या किया, पहले इसको जहाँ सबको 9 में चेंज किया। अब 9 में चेंज के लिए मैंने क्या किया, 9 से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो डिवाइड वाला 9 तो यही रहा, तो अंदर मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 9 + 99 + 999 + 9999 और ऐसे चलते हुए कहाँ तक? एन टर्म्स। ठीक, तो ये इस प्रकार से पास हो रहा है। अब ये जो 9 मैंने चेंज किया इसका ये इसलिए मैंने 9 में चेंज किया कि 9 को मैं इजीली 10 या 10 के स्क्वायर या 10 के क्यूब -1 के रूप में व्यक्त कर सकता हूँ। देखो जैसे मैं इस पहले 9 को लिख सकता हूँ, ये जो 9 था को लिख सकता हूँ 10 - 1 ये 9 प्लस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर -1 100 -1। ठीक, इसी प्रकार प्लस इस 999 को लिखता हूँ 10 का क्यूब, ये आपके पास 1000 हो गया, माइनस क्यूब -1 और ऐसे ही 10 की पावर 4 -1। तो इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, इस 999 999 9000 इनको इसलिए हम 10 -1 या 10 का स्क्वायर इसके रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास है। अब मैं क्या करूँगा, जो इन प्रत्येक पद का जो प्रथम पद है जो 10 वाला है उसको मैं एक अलग कर दूंगा और 1 वालों को एक तरह लूँगा। मैं लूँगा 8/9, तो बाद बच रहा है 10 + 10 का स्क्वायर + 10 का क्यूब ऐसे चलते हुए एन टर्म्स तक प्लस अब इन सब जो प्रत्येक पद में जो -1 था उन सबको मैंने अलग लिख दिया, वो एन टर्म्स वो भी आएंगे और उन सब में माइनस उभयनिष्ठ तो क्या हो जाएगा 1 + 1 + 1 कहाँ तक? एन टाइम्स तक। तो ये इस प्रकार से आपके पास प्राप्त होगा। मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया आपके पास। ठीक, तो जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। देखिए, तो इसको इजीली अगर आप इसको देखो तो आपको इजीली पता चल रहा है कि ये क्या है, ये आपके पास एक जीपी है। ये क्या है? एक जीपी। देखो अनुपात निकाल के देखो तो सबका अनुपात है। यहाँ आपके पास प्रथम पद हो जाएगा 10, इसमें अनुपात हो जाएगा भाई कर्मागत आने वाले पदों के बीच का अनुपात निकालने के लिए 10 और कितने पदों का योग निकालना है? एन पदों का। क्योंकि मुझे मालूम है आर का मान 1 से अधिक है तो फॉर्मूला लग जाएगा पहले इस टर्म्स में। देखो इसमें फॉर्मूला लगेगा, जो फॉर्मूला था वो क्योंकि आपको मालूम है एस एन का फॉर्मूला जीपी के लिए है ए आर की पावर n - 1/r - 1, ये आपके पास है। अब क्योंकि ए भी 10 है और आर भी 10 हो जाएगा 10 की पावर n - 1/10 - 1 फिर माइनस और 1 कितनी बार जुड़ रहा है? n टाइम्स। तो एक को जब मैंने 2 बार जोड़ते 2 प्राप्त होता है, 3 बार जोड़ते 3 प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब एक को जब n बार जोड़ें तो क्या प्राप्त होगा? n प्राप्त हो जाएगा, ये हो जाएगा n। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो आपके पास प्राप्त हो रहा है, देखो 8/9 ये हो गया आपके पास 10/9, इसको सिंप्लीफाई 10 - और यहाँ 10 की पावर n - 1 प्लस
माइनस एन। तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है 8/9 इसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, अंदर जब मल्टीप्लाई हो तो जाएगा 80 बटे, देखो 8 गुणा 80, ठीक, और 9 में 81 गुणा 10⁻n-1, ये गुणा इससे भी होगा तो ये हो जाएगा -8n/9। तो ये आपके पास आ गया इस अनुक्रम के लिए n पदों का योग। आप यहाँ पर अगर कोई विशिष्ट मान निकालना है तो आप n का मान, मैंने कहा था कि आपके पास पहले 5 पदों का निकाले तो n का मान कितना दे देंगे 5, मैं कहता कि 10 पदों का निकाले तो n का मान कितना था 10। तो ये आपके पास है इस दिए हुए अनुक्रम के लिए n पदों का योग। एक ऐसे एग्जाम्पल आपके पास किताब में भी है, उसको भी आप करोगे तो आपके पास इजीली आपके पास समझ में, आपके पास ये क्वेश्चन जो है इस पैटर्न के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप इजीली समझ सकते हो आपके पास। ठीक, पास है क्वेश्चन नंबर 22वां। देखिए आपके पास दिया है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवा, क्यूवा और आरवां पद ए, बी और सी है, ध्यान देना पीवां पद ए है, क्यूवां पद बी है और आरवां पद क्या है सी है। तो आपको प्रूफ करना है कि ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू क्या है, वो क्या होने वाला है, इक्वल टू 1। तो सबसे पहले देखो पास मान लीजिए, अब क्योंकि यहाँ पर ए और आर का यूज़ मैं कर चुका हूँ तो मैं इस बार फर्स्ट टर्म और जो आपके पास कॉमन रेशियो है उसको मैं थोड़ा सा स्मॉल ए और स्मॉल आर के द्वारा निरूपित कर रहा हूँ। ठीक है, तो माना आपके पास फर्स्ट टर्म इक्वल टू कैपिटल ए एंड कॉमन रेशियो जो है इक्वल टू कैपिटल आर। ये इसलिए लिए क्योंकि यहाँ पर स्मॉल ए और स्मॉल आर का यूज़ हो चुका है, तो इस प्रकार से मैंने कैपिटल ए और कैपिटल आर ले लिया। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार जो दिया हुआ है उसके अनुसार देखो, जो पीथ टर्म है, यानी आपको मालूम है पीथ टर्म क्या होता है, ए इंटू, इस केस में कैपिटल ए इंटू आर की पावर पी माइनस 1, ये हमने पढ़ा है, इक्वल टू क्या दे रखा है ए। और इसी प्रकार क्यूथ टर्म इक्वल टू ए इंटू आर की पावर क्यू माइनस 1 इक्वल टू बी, और लास्ट आर्थ टर्म इक्वल टू ए इंटू आर की पावर आर माइनस 1 इक्वल टू क्या, ये सी आपके पास, ये यानी ये इक्वेशन का सेटअप वो दे दिया गया आपके पास। ठीक है, तो जो आपको वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये इसका है ना, इसके एलएचएस में हम सीधे मान रख देंगे पास, देखो ना, जो इसका एलएचएस है ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू बी की पावर आर माइनस पी इंटू सी की पावर पी माइनस क्यू, ये आपके पास इसका एलएचएस। और ये सॉल्व करके कितना आना चाहिए 1। तो मैंने क्योंकि ए, बी और सी के मान निकाल लिया तो ये मान यहाँ रख दूंगा। बस ए का मान है ए आर की पावर पी माइनस 1 और इसकी होल पावर कितनी है क्यू माइनस आर, ये इस प्रकार से। फिर इनटू, इसी प्रकार से बी का मान है ए आर इंटू क्यू माइनस 1 और उसकी पावर कितना है आर माइनस पी, ये इस प्रकार से। इनटू इसी प्रकार से सी का मान है ए इंटू आर की पावर आर माइनस 1 और उसकी होल पावर कितना आना चाहिए पी माइनस क्यू। तो एलएचएस में मैंने है ना ए, बी और सी का जो तीनों मान है वो रख दिया आपके पास। ठीक, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ देखो क्या होगा, ये जो पावर है होल पावर, ये क्या होता है, ये ए के साथ भी जाएगा और इस साथ भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये हो जाएगा ए की पावर क्यू माइनस आर इंटू आर की पावर में, देखिए ये मल्टीप्लाई होगा ना तो पी से भी मल्टीप्लाई होगा और आपके पास आर से भी मल्टीप्लाई होने वाला है, ये क्योंकि 1 था इस प्रकार। ठीक है, तो ये 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये क्योंकि पहले मल्टीप्लाई क्यू से करेंगे तो कितना होगा आर की पावर में हो जाएगा पी क्यू, फिर माइनस क्यू, फिर माइनस आर से करेंगे तो माइनस पी आर और माइनस का प्लस आर, ये इस प्रकार से होगा पहले पद को गुणा करके इनटू। अब जब ये पावर इससे गुणा होगा तो हो जाएगा ए की पावर आर माइनस पी। ठीक, और इस प्रकार से यहाँ पर होगा इनटू आर की पावर में, देखो जब गुणा हो रहा है तो ये हो रहा है क्यू आर। ठीक, पहले इस आर गुणा इससे गुणा तो फिर माइनस आर और माइनस पी क्यू और प्लस पी, ये आपके पास है। फिर लास्ट में जब इनटू में तीसरा वाला पद को जब मल्टीप्लाई करें तो क्या प्राप्त होता है, तो ये हो रहा है ए की पावर पी माइनस क्यू इनटू आपके पास ये आर की पावर में आ जाएगा, आर से मल्टीप्लाई करें पहले तो ये हो जाएगा आर पी या पी आर भी लिख दो, माइनस आर क्यू और माइनस पी और प्लस
ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। अब आपको मालूम है सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, जो ए है उसकी घातें जो हैं वो जुड़ जाएंगी, और जब ए की घात में जोड़ रहा हूँ तो देखो क्या प्राप्त होता है, देखो ए की पावर में क्या रहा है, ये था क्यू माइनस आर प्लस यहाँ कितना था आर माइनस पी, इसी प्रकार से यहाँ पर कितना था प्लस पी माइनस क्यू। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या हो रहा है, ये ए वाली पावर को जब मैं जोड़ रहा हूँ, ठीक, तो क्यू से क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल और पी से पी कैंसिल। इसी प्रकार सेम आर की पावर में भी जब हम देखेंगे तो आपके पास मिला है, देखो ये सारी पावरें आर की जुड़ जाएंगी, हो जाएगा पी क्यू माइनस पी आर प्लस आर, ये पहली वाली पावर आई, ठीक, फिर प्लस प्लस इसलिए क्योंकि घातें जुड़ती हैं तो इसलिए क्या हो रहा है, आगे हो जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी, ये कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक। और इसकी पावर भी जुड़ेगी ना तो आपके पास जो क्या मिलता है, ये सीधे मैं यहीं पर जोड़ दूंगा, आपके पास ये वैल्यू क्या है यहाँ पर से यहाँ जुड़ जाएगी। तो आप इसमें भी देखोगे तो क्या होगा, पी क्यू यहाँ पर था, एक पी क्यू यहाँ पर, ये भी कैंसिल, प्लस आर से माइनस आर, फिर क्यू आर से इधर वाला क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, आर पी से आर पी भी कैंसिल, पी से पी कैंसिल और क्यू से क्यू कैंसिल। तो मुझे लास्ट में क्या प्राप्त होगा, देखो इसके बाद आपके पास क्या प्राप्त होने वाला है, आप सीधे सीधे आपके पास लास्ट में मिलेगा जो एल एच एस था, ये इक्वल टू मिल रहा है ए की पावर 0 इंटू आर की पावर 0, यानी जब इसको सिंप्लीफाई करो तो ए की पावर में भी पूरा 0 हो रहा है, आर की पावर में 0, यानी क्या प्राप्त हो रहा है 1। तो हमें केवल करना क्या है, जो आपके पास दिया हुआ था ये, इसके जो ए बी सी का जो मान प्राप्त था ये हमने वैल्यू रखी, और पावरों को जो हमने ना घातों के मध्य आपके पास संबंध पढ़ा है कि कब वो जुड़ती हैं, कब वो आपके पास गुणा होती है, किस प्रकार से ना। तो जब मैंने इसको करा तो इसको गुणा कर रहा हूँ तो पावर सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसके साथ भी ए के साथ तो सिंपल आ गया, पर इसके साथ क्या हो गया, गुणा होकर आए। तो जब मैं ए की घातों को जोड़ रहा हूँ तो सब 0 हो जा रहे हैं, और जब मैं आर की घातों को भी जोड़ रहा हूँ तो सारे वो भी क्या जा रहे हैं 0। तो मुझे क्या प्राप्त हो रहा है, ए की पावर 0 इंटू आर की पावर 0 मतलब 1 इंटू 1 मतलब 1। यही आपको क्या करना था, सिद्ध भी करना है आपके पास, ठीक। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 में, देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि आपके पास पहला और nवां पद जीपी का दे दिया गया है, वो है स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, प्रथम पद ए है और nवां पद क्या है बी, तो आपको और साथ में दिया है कि पहले n पदों का योग जो गुणनफल है, मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट है, वो क्या है आपके पास, वो आपके पास दे रखा है पी, कितना दिया हुआ है पी। तो आपको सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर यानी जो गुणनफल का है उसका स्क्वायर क्या होगा, ए बी की होल पावर n के बराबर होगा, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसके आधार पर देखो, मैंने मान लिया क्योंकि प्रथम पद तो दे दिया ए, तो मैंने माना कॉमन रेशियो क्या है, इक्वल टू आर। तो ये आपके पास कॉमन रेशियो है, प्रथम पद तो पहले से ए दिया हुआ था, तो देखो आपके पास तो nth टर्म इक्वल टू होता है ए इंटू आर की पावर n माइनस 1 इक्वल टू बी आपके पास, ठीक। तो ये इस प्रकार से आपके पास है, तो ये आपके पास दिया हुआ, मैं इसका यूज़ करूँगा बाद में पास, ठीक। तो एक कंडीशन और दी हुई है कि प्रोडक्ट n पदों का ये है प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, n पदों का मल्टीप्लाई, यानी p बराबर है a इंटू ए आर स्क्वायर इंटू एस चलते हुए ए आर की पावर n माइनस 1, ये आपके पास दिया हुआ है, ठीक। तो ये जो दिया आपके पास, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो आपके पास होगा क्या, यहाँ जो a है वो कितनी बार गुणा हो रहा है n बार, तो ये हो जाएगा सिंपली a की पावर n, और अंदर बचेगा r इंटू आर स्क्वायर इंटू आर की पावर क्यूब इंटू रेस्ट चलते आर की पावर n माइनस 1, ये प्राप्त हुआ, ठीक। तो मुझे ये प्राप्त हुआ। अब इसको अगर देखा जाए तो बताओ क्या है, ये जो टर्म है इसमें r की घातों में है, तो ये भी हो जाएगा a की पावर n, तो r की घातें की वजह से सारे जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा r की पावर में 1 प्लस 2 प्लस 3 और ऐसे चलते हुए r की पावर n माइनस 1 तक, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आपके पास, क्योंकि आपको मालूम है जो पहले n प्राकृत संख्या हैं उनका योग, आपको क्या मालूम है, देखो एस एन 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चलते हुए n प्राकृत संख्याओं का योग, क्योंकि ये आपने 10th में पढ़ा है, क्योंकि उसमें AP था, ये क्रमागत आने वाले जो पहले n प्राकृत संख्या था उनका योग होता है n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। तो ये n पदों तक है क्या, केवल n माइनस 1 के लिए, तो यहाँ पर रिप्लेस करना n की जगह पर n माइनस 1 को रिप्लेस कर देना है आपके पास, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 आपके पास फॉर्मूला था अपॉन 2, ये फॉर्मूला था, पर
ये n पदों तक है, यहाँ पर केवल कितने हैं n-1, तो हम n की जगह पे क्या रख देंगे n-1 हमको रखना है, तो इस हिसाब से हो जाएगा p इक्वल टू a की पावर n इंटू r की पावर। अब देखो ये है पहले n प्राकृत संख्याओं का योग, अब इस मुझे n प्राकृत संख्याओं का योग नहीं चाहिए, मुझे n-1 चाहिए ना, तो इसमें n की जगह क्या रखना है n-1, तो यहाँ पर हो जाएगा n-1, यहाँ पर रहेंगे n-1 से 1 कैंसिल, तो हो जाएगा n इंटू n-1 अपॉन 2, तो ये मुझे प्राप्त हुआ p, तो मैंने p भी ज्ञात कर लिया है। ठीक, तो p ये है, तो जो प्रूफ करना है उसमें हम ये वैल्यू रखने वाले आपके पास p का मान, तो देखो आपके पास क्या प्राप्त होता है, तो हमने कैलकुलेट किया कि p का मान क्या है, तो जो हमें प्रूफ करना है उसके आधार पर देखो क्या निकालना था, तो अगर ये p है तो p स्क्वायर क्या होगा, p स्क्वायर मतलब an इंटू आर की पावर n-1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, क्यों ये होना चाहिए, तो जब स्क्वायर को मैं दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो पहले ये इसके साथ जाएगा तो a की पावर 2n हो जाएगा, ये इस प्रकार से हुआ, और ऐसे ही जब ये डिस्ट्रीब्यूट यहाँ होगा तो 2 से 2 कैंसिल के पास हो रहा है r की पावर n-1, तो ये हो रहा है p स्क्वायर का मान। ठीक, आगे देखिए आपको जो प्रूफ करना है वो मैं यहीं स्थित करा रहा हूँ आपके पास, देखो तो आपके पास जो प्राप्त हुआ है वो है a की पावर 2n इंटू आर की पावर n इंटू n-1, इसको मैं लिखता हूँ, देखिए इसको मैं लिखता हूँ a की पावर 2 की पावर n, और इसको लिखता हूँ r की पावर n-1 इंटू n, ये ऐसे लिखा जा सकता है, इस प्रकार से पास हो रहा है, तो यानी ये हो रहा है ए स्क्वायर इंटू आर की पावर n-1 की होल पावर n, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, मैंने दोनों से जो घात थी n उनको उभयनिष्ठ लेके ये होल पावर n लिख दिया, अभी भी वही कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसको मैंने लिखा a इंटू ए स्क्वायर मतलब a इंटू आर की पावर n-1 की पावर। अब देखिए ये तो प्रथम पद होता है और ये कौन सा पद है, ये है nth टर्म, ये क्या है nth टर्म, जो कि आपको दिया हुआ है कि nth टर्म यहाँ पर क्या है b है और उसकी पावर होल पावर n, तो आपको यही प्रूफ करना था कि p स्क्वायर इक्वल टू a डॉट बी की होल पावर n होना चाहिए, तो ये आपने सिद्ध कर लिया। थोड़ा सा ध्यान देना आपको कि एक तो इसमें ये 10th का फॉर्मूला यूज़ हुआ कि हमने पढ़ा था कि पहले n प्राकृत संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 से लेते हुए n तक, वो इक्वल टू क्या होता है n इंटू n+1 अपॉन 2। अब मुझे n तो नहीं पर n-1 प्राकृत संख्याओं का योग चाहिए था, तो मैंने इसमें n के मान क्या रख दिया n-1 रख दिया, तो उस हिसाब से उसका फॉर्मूला यूज़ हुआ है। और साथ में ये थोड़ा सा आपके पास पावरों का जो सिस्टम शुरू होता है, जैसे यहाँ पर a की पावर आपने पढ़ा है फॉर्मूला, देखिए a की पावर m की पावर n हो तो a की पावर क्या होता है m इंटू n हो जाता है, तो वही यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई की दोनों में आपके पास। ठीक, तो ये इस प्रकार से आपके पास था क्वेश्चन नंबर 23 आपके पास। ठीक, अब मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आपके पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26। आपको 3 और 81 के बीच में ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है कि उससे जो प्राप्त जो सीक्वेंस हो क्या हो जाए जीपी। थोड़ा ध्यान देना कि आपके पास दो संख्याएं इस प्रकार से ज्ञात करनी है 3 और 81 के बीच की जो प्राप्त जो आपके पास उन दो संख्या और इन दोनों का जो सीक्वेंस हो क्या हो जाए एक जीपी बन जाए। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट रिक्वायर्ड नंबर्स आर x1 x या y भी लिख दो x एंड y, कि वो दो संख्याएं क्या हैं x और y हैं, ये दो संख्याएं मुझे ज्ञात करनी है कि आपके पास क्या हो जाए सच दैट कि दो संख्याएं इस प्रकार से होनी चाहिए कि जो इनका सीक्वेंस मतलब 3x y और 81 है आर इन जीपी, ये किस में हो जाए जीपी में होने चाहिए आपके पास, यानी गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो मुझे दो अंक ज्ञात करने एक्स वाई के आपके पास उनके बी जो इस प्रकार से हो जाए कि इनका जो सीक्वेंस हो जाए वो क्या हो जाए एक जीपी बन जाए। तो अगर ये जीपी है तो देखो पास सबसे पहले हम निकालेंगे प्रथम पद, तो इसमें हिसाब से फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म इक्वल टू हो गया 3, और चौथा पद कौन सा होगा आपके पास फोर्थ टर्म इक्वल टू कितना हो गया 80, यही तो है। तो देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये था, तो चौथा पद आपको मालूम है ये तो हो गया a इक्वल टू 3 और ये हो गया AR³ इक्वल टू 81। अब मुझे मालूम है a का मान 3 है, तो इसके आधार पर मैं कहूँगा 3 इंटू R³ इक्वल टू 81 यानी R³ इक्वल टू 81/3, तो कितना होता है आपको मालूम है 27।
तो यानी आर का मान भी कितना आ रहा है 3। तो आपके पास आर का मान कितना प्राप्त हुआ 3 आपके पास। ठीक है, तो आपने आर निकाल लिया है, ये तो आपके पास मिला हुआ था, तो इसके आधार पर मैंने आपके पास इजीली क्या निकाल लिया, आपके पास 3 क्या मिल रहा है आपके पास आर मिल जा रहा है। तो अगर मुझे आर मिल चुका है तो देन सेकंड टर्म जो कि कितना है एक्स है, इसी एक सेकंड टर्म को कैसे लिखते हैं ए इंटू आर, यानी 3 इंटू आर कितना था 3, तो कितना हो रहा है 9। और जो थर्ड टर्म होगा जो मुझे कैलकुलेट भी करना है वाई इक्वल टू क्या होना चाहिए ए आर स्क्वायर, यानी 3 इंटू 3 का स्क्वायर, यानी 3 इंटू 9 होती है 27। तो रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो गए, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, ये आपके पास हो रहा है 9 एंड 27। तो ये आपके पास वो संख्याएं हैं जिनके द्वारा जो आपके पास क्या है इन दोनों के मध्य रखी जाएं, तो आपके पास क्या होना चाहिए एक ये प्राप्त क्या हो जाएगा सीक्वेंस। तो आपके पास सीक्वेंस क्या है जीपी, तो जो जीपी रहेगी जीपी इज 3, 9, 27 एंड 81 आपके पास इस प्रकार से आपके पास। ठीक है, तो सिंपल सा टॉपिक आपके पास क्वेश्चन था आपके पास कि आपको ऐसे 2 अंक निकालने हैं 3 और 81 के बीच, जो आपके पास क्या हो जाए जो प्राप्त आपके पास जो उस टाइम पे सीक्वेंस हो क्या हो जाए एक जीपी का काम जीपी बन जाए आपके पास। ठीक है, तो मैंने जीपी बना लिया आपके पास। सिंपल सा था कि भाई अगर ये जीपी बन रहा है तो ये चौथा पद है और ये प्रथम पद है, तो चौथा पद कैसे लिखते हैं ए आर क्यूब की तरह। ये तो ए मिल गया, आर क्यूब कैसे निकलेगा, क्योंकि मैंने ए का मान निकाल लिया, तो ए कितना था 3, तो आर क्यूब बराबर कितना रहा है 27, तो आर का मान कितना रहा है +3, तो ये आर क्यूब बराबर +3। ध्यान देना स्क्वायर होता तो +-3, अगर ये स्क्वायर की जगह मान लो कि कहीं पर स्क्वायर की जगह पे आ रहा ना तो प्लस माइनस, पर क्यूब के केस में हमेशा प्लस में ही आएगा, प्लस का प्लस, क्योंकि मुझे मालूम है कि 3 का क्यूब 27 होगा और -3 का क्यूब क्या होता है -27 होता है। फिर यहाँ पर क्या क्योंकि +3 27 है, इसलिए आर बराबर कितना रहा है 3 आपके पास। ठीक, तो इसलिए आपके पास द्वितीय पद जो एक्स था वो क्या हो जाएगा, द्वितीय पद में ए आर, सेकंड टर्म हो गया ए आर, और थर्ड पद क्या हो जाएगा ए आर स्क्वायर। तो इस हिसाब से मैंने दूसरा और तीसरा पद मतलब एक्स और वाई निकाले। तो रिक्वायर्ड नंबर कहते हैं 9 और 27, तो जीपी क्या मिल गई 3, 9, 27 और 81। अब जो अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 27 में। तो n का मान ज्ञात करना है ताकि आपके पास ये जो टर्म है ये क्या हो जाए ए और बी का के बीच का क्या हो जाए ज्योमेट्रिक में, ए और बी के मध्य का क्या है मतलब उनके बीच क्या है गुणोत्तर माध्य आपके पास। ठीक, तो देखो बात हमें मालूम है कि ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी इक्वल टू होता है √AB। अब थोड़ा ध्यान देना कि अगर इसको ज्योमेट्रिक मीन होना है ए और बी का मतलब इसको क्या होना चाहिए इसके बराबर, देन अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए an+1 प्लस बी की पावर n+1 अपॉन ए की पावर n प्लस बी की पावर n इक्वल टू क्या होना चाहिए √AB। या अनिवार्य रूप से हमने पढ़ा है आपके पास कि ए दो संख्याओं के लिए ज्योमेट्रिक मीन कैसे निरूपित करते हैं। जब एल्जेब्रिक मीन होता है यानी अर्थमेटिक मीन होता है a+b/2 पर, ज्योमेट्रिक मीन बराबर कैसे होता है √AB। ये आपने किसके द्वारा निरूपित किया था जी के द्वारा निरूपित किया था, आपको मालूम है। ठीक, तो अगर इसको ज्योमेट्रिक मीन होना है ए और बी, तो यानी इसको अनिवार्य रूप से क्या होना चाहिए इसके बराबर होना चाहिए आपके पास था। तो देखो पास ये हो जाएगा ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 और ये गुणा हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा ए की पावर n प्लस बी की पावर n इंटू ये जो है इसको लिखते हैं ए बी की होल पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है पावर हाफ। तो जब मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये हो रहा है देखिए n+1 प्लस बी की पावर n+1 इक्वल टू, तो देखिए ये ए की पावर जो ए बी की होल पावर हाफ है गुणा हो जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा ए की पावर n इंटू गुणा होने के साथ साथ मैं इसकी पावर को डिस्ट्रीब्यूट भी करता हूँ 1/2 इंटू बी की पावर 1/2 लिख सकते हैं, प्लस इसी प्रकार से बी की पावर n इंटू ए की पावर हाफ इंटू बी की पावर हाफ। तो ये गुणा कर दिया मैंने ए बी की पावर हाफ को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो क्या मिलता है ए की पावर n+1 प्लस बी की पावर n+1 इक्वल टू, जब ये गुणा इससे हो रहा तो देखो दोनों की घातें ए वाले जो पद हैं इनके घातें में जुड़ जाएंगे, यानी ए की पावर हो जाएगा n+1/2 इंटू बी की पावर हाफ, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा बी की पावर n+1/2 इंटू ए की पावर हाफ। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये प्राप्त आपके पास हो रहा है।
अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये जो ए की अधिकतम घात वाला पद जो इधर है इसको मैं इधर ला रहा हूँ और बी की पावर n प्लस वन को इस तरफ, तो ये क्या होगा देखो, ए की पावर n प्लस वन ये इधर आएगा तो माइनस ए की पावर n प्लस हाफ इंटू बी की पावर हाफ, ये कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है। सेम ऐसे ही जब इसको मैं इधर लाऊंगा तो यहाँ हो जाएगा इधर तो बी की पावर n प्लस वन अपॉन टू इंटू ए की पावर हाफ माइनस ये इधर आके हो जाएगा माइनस बी की पावर n प्लस वन, तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक, अब थोड़ा ध्यान देना, ये आपके पास है वन, ठीक है, तो इसको इन दोनों की मदद से मैंने इसमें उभयनिष्ठ ले लिया, इसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर n प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू लिख सकते हैं। वन अपॉन टू और वन अपॉन टू क्या हुआ, हाफ ऑफ प्लस वन ही हुआ, इंटू ए की पावर n प्लस वन अपॉन टू इंटू बी की पावर, ये कुछ ऐसा होगा। ठीक, ऐसे ही जो आपके पास इस तरफ भी है इस पर भी मैं लिखूंगा, तो ये तो आपके पास ऐसे ही लिखने दिया मैंने पास। ठीक, तो इधर हो जाएगा बी की पावर n प्लस वन अपॉन टू इंटू ए की पावर वन अपॉन टू, और जो इस तरफ आपके पास बी के पावर में n प्लस वन अपॉन टू, तो मैंने लिखा n प्लस वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू, क्योंकि वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू कितना हो गया, प्लस वन हो गया। ठीक, तो मैंने कुछ इस प्रकार से इसको लिख दिया है। अभी इजीली हम देख सकते हैं कि इधर वाले पद में ए की पावर n प्लस हाफ, इससे भी उभयनिष्ठ आ सकता है, इससे भी उभयनिष्ठ आ सकता है, तो यहाँ बच जाएगा ए की पावर हाफ बच जाएगा और यहाँ बचेगा माइनस बी की पावर। देखो क्या प्राप्त होता है, तो मुझे ये प्राप्त हुआ, तो इसमें मैं उभयनिष्ठ ले लूँगा इस पक्ष में ए की पावर n प्लस वन अपॉन टू उभयनिष्ठ, तो यहाँ बचेगा आपके पास केवल ए की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ। सेम इधर भी b की पावर n प्लस वन अपॉन टू उभयनिष्ठ लूँगा, तो यहाँ भी बचेगा a की पावर हाफ माइनस बी की पावर हाफ, तो इस पद से ये पद कैंसिल हो जाएगा। आपके पास यहाँ हो जाएगा a की पावर n प्लस हाफ, इधर भी b की पावर n प्लस हाफ, दोनों को एक पक्ष में लूँगा तो a अपॉन बी की होल पावर हो जाएगी n प्लस हाफ इक्वल टू वन। अब मैं अगर वन को भी इसके पद में लिखूँ a प्लस ए अपॉन बी के रूप में, तो लिखूँगा a अपॉन बी की पावर जीरो, तो इसके आधार पर मैं कह सकता हूँ यानी n अप प्लस वन अपॉन टू इक्वल टू जीरो होना चाहिए, यानी n का मान क्या होना चाहिए, माइनस वन अपॉन टू। तो ये आपके पास n का वो मान है जिसके लिए वो जो दिया हुआ पद है वो क्या है, उन दोनों का मध्य a और b के मध्य क्या है, गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर माध्य है, यानी n का मान कितना चाहिए, माइनस वन अपॉन टू। ठीक, तो ये था आपके पास इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर आपके पास मैंने बता दिया आपके पास 27 तक। तो अगले जो क्वेश्चन बाकी बचे हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाला हूँ आपके पास। ठीक।